क्लास को स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो लेट्स सी, सभी को सबसे पहले ये बताइए स्क्रीन एंड साउंड प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। थैंक यू वेरी यस मच। सर। आज का जो टॉपिक है लाइव क्लास का, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द फिजिक्स। आज का जो टॉपिक है मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द फ्रिक्शन। व्हाट इज अ फ्रिक्शन एंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फ्रिक्शन। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे एंड इसे एक एडवांस लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी क्लास आज हाफ एन आवर एक्स्ट्रा होगी, नो प्रॉब्लम। What is the फॉर एग्जाम्पल इसका अपना कोई मास है और जस्ट लाइक अ बुक प्लेस ऑन द टेबल। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये जो टेबल है ये स्मूथ कंडीशन में हो, मींस प्लेन हो, या फिर सेकंड चीज हो सकती है ये रफ सरफेस हो। दो बातें हमारे सामने बन के आती हैं, दिस इज अ रफ सरफेस और दिस इज अ स्मूथ सरफेस। ऑब्जेक्ट रखा है, इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई करता हूं अपने आप से, तो अगर ये स्मूथ सरफेस है तो इसका जो मोशन है, इसका जो मोशन है वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली, मैंने वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कहा वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल लेस होगा, वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल लेस होगा, उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा। और अगर वो सरफेस है तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन में कहीं ना कहीं हमें फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक सिंपल सी बात है कि जब ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा इस सरफेस पर, प्लेन सरफेस का मोशन बहुत आराम से हो जाता है, कम फोर्स लगाओ वो तेजी से आगे चला जाता है। बट रफ सरफेसेस पे आप ज्यादा फोर्स लगाते हो तो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है वो बहुत कम रह जाती है। वो सारा रीजन है ये फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली क्या है? फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फोर्स। फ्रिक्शन बेसिकली इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फोर्स। ये फोर्स की एक प्रॉपर्टी है, ये फोर्स की एक प्रॉपर्टी ऑफ द मोशन। सर रिकॉर्डिंग बंद हो गई शायद, आयुष चला गया है, आयुष ने बंद कर दी, दोबारा स्टार्ट कर दिया, फिर आयुष ने बीच बीच में बंद कर रहा है आयुष। नो प्रॉब्लम, वो इसे मर्ज कर लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो मर्ज कर लेंगे, आयुष कैन हैंडल इट। अदरवाइज आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने होस्ट ही चेंज किया है बच्चे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो लेट्स सी, मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताई हैं, स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार इसे। फ्रिक्शन की बात हम कर रहे हैं, अगर मैं किसी सरफेस को कंसीडर करता हूं, उसके ऊपर कोई मास ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए, तो वो मास ऑब्जेक्ट पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें पीछे से, तो वो जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो वो दो बातों पे या दो तरह की चीजों पे डिपेंड करेगा। या तो वो सरफेस स्मूथ होगी जिसपे वो फ्रिक्शन मोशन चल रहा है, या वो सरफेस रफ हो सकती है जिसपे वो मोशन चल रहा है। अब अगर सरफेस स्मूथ है तो उसका मोशन इजीली हो जाएगा, और अगर वो सरफेस रफ है तो फिर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसे समझने का तरीका ऐसा है, अगर हम यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एन एग्जांपल इमेजिनेशन करिएगा, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर होती है,
ऑन स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर 20 मीटर तक वो जा सकता है। बट सेम फोर्स अप्लाई करने पर अगर वो सरफेस रफ है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ही रह जाएगी ऑन टू द रफ सरफेस। ये सब रीजन जो बनते हैं फिजिक्स फ्रिक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करता है। फ्रिक्शन कौन लगाता है सर? फ्रिक्शन कौन लगाता है? व्हाट इज अ पैरामीटर, व्हाट इज अ पर्सन, हु इज दैट ऑब्जेक्ट, किस वजह से बन रहा है? फ्रिक्शन always generate due to the surface on which the object is moved, on which the object is moved। जहां सरफेस पर ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में है तो इस सरफेस से जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन ऑलवेज बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है और फ्रिक्शन हमेशा सरफेस की वजह से लगता है। इन जनरल फ्रिक्शन सरफेस प्रोवाइड कराता है और फ्रिक्शन की वैल्यू भी सरफेस के रफनेस और स्मूथ पे डिपेंड है। on which the object is moved। फ्रिक्शन कौन पैदा करता है? फ्रिक्शन कैसे बनता है? लिसन, जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा है, अब ये मैंने फोर्स लगाया है यहाँ पर, इस पॉइंट पर मेरा सरफेस उस पर एक फोर्स अप्लाई करती है, उसके जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में रहता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पहली चीज बहुत ज्यादा बड़ी बैठेगी वीडियो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे अपोज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से कंडक्टर में ये रोकती है, अपोज करती है एक तरीके से। तो फ्रिक्शन क्या है फिर? फ्रिक्शन is a property of a force which generated by the surface on which the object is placed and it oppose the motion of the moving object onto
द सरफेस, ये तो हुआ। देखो वो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, उसका बिहेवियर थोड़ा अलग है, मगर कहानी अपोजिंग ही है। तो फ्रिक्शन किसका अपोज कर रहा है क्लास 11th में? फ्रिक्शन उस चीज का अपोज कर रहा है, जैसे मैं मार्कर को इस सरफेस पे रख देता हूँ, अब मैं इसे यहाँ पे रिवॉल्व कराता हूँ, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है तो ये आपस में मैं हल्का सा फोर्स लगाता हूँ, ये तेजी से आगे बढ़ता है। बट अगर ये रफ सरफेस होता तो मुझे इस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता और ये कम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता। तो फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फोर्स व्हिच अपोज द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। जब कोई मास ऑब्जेक्ट सरफेस में मूव करता है तो सरफेस उस पर एक फोर्स अप्लाई करती है, सरफेस उस पर एक फोर्स अप्लाई करती है जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ तक की टॉपिक क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. Yes, अब sir. अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। थोड़ा सा समझना, मैं जीरो लेवल से बात कर रहा हूं। जो फोर्सेस लगते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पर रखा होता है तो उस पे जनरली दो तरह के फोर्सेस वर्क करते हैं। एक उसका अपना सेल्फ वेट, एक उसका अपना सेल्फ वेट W, जिसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू mg हो जाती है, एंड इसकी डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड डाउनवर्ड होती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा है तो उसका अपना मास होगा, वेट होगा अपना mg, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे को वर्क करेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये नीचे को वर्क कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को, इस टेबल को तोड़ के नीचे पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है नीचे को। बट कभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा टेबल पे इतनी चीजें रखी होती हैं, वो जो रखी होती है वो कभी नीचे नहीं जाती, क्योंकि उन पर एक नेचुरल रिएक्शन वर्क करती है अपोजिट टू द वेट, अपोजिट टू द वेट, जिसे मैं नॉर्मल रिएक्शन बोलता हूं और जनरली सभी से नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे बनती है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा होता है तो सरफेस उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट, जिस डायरेक्शन में उसका वेट काम करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल मतलब एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पर एक रिएक्शन वर्क करने लगती है, क्योंकि ये भी वेट भी जनरली 90 डिग्री पे ही होता है सरफेस से, और रिएक्शन भी जस्ट इसके अपोजिट ही वर्क करती है। कंफ्यूज मत हो, 90 डिग्री हमेशा करेक्ट ना भी हो तो आप ये मान के चलो कि रिएक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द वेट, जिस डायरेक्शन में वेट लग रहा है जस्ट उसके 180 डिग्री पे रिएक्शन वर्क करेगी, जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में बना रहता है अगर ये किसी सरफेस पर रखा है। तो यहाँ ये बात मेरी समझ में आती है? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा होता है उस पर दो तरह के फोर्स वर्क करते हैं, एक उसका सेल्फ वेट mg डाउनवर्ड, एक उसकी नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड भी ना बोलूं तो अपोजिट टू द वेट, अपोजिट टू द वेट डायरेक्शन। अच्छे से समझना सारी बातों को, छोटी छोटी बातें बताऊंगा फिर एक बड़ा सा न्यूमेरिकल सिखाऊंगा एंड देन क्लास को एंड करूंगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों? सर लास्ट में एक वर्कशीट का क्वेश्चन है वो पूछना था, वो वही बता दीजिएगा। हाँ नो प्रॉब्लम, बस पहले इस पे फोकस करो आज। ओके सर। चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. नोट किया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी दूसरी बात ध्यान से सुनो, हमारे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के अंदर 3 से 4 तरीके के फोर्स होते हैं। एक तो किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीनिंग जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा होता है तो उस पे अर्थ की वजह से एक फोर्स लगता है ड्यू टू अर्थ, जो कि उसका वेट बन जाता है इज इक्वल्स टू mg हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे रखा है तो उस पे उसकी नॉर्मल रिएक्शन वर्क करती है, नॉर्मल रिएक्शन जो कि मैंने बताया इज इक्वल्स टू r होता है, अपोजिट टू द वेट होती है इसकी डायरेक्शन, अपोजिट टू द वेट।
Number 3, if any object hanged with a rope which has negligible mass, then the force is produced which is called टेंशन फोर्स। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। अगर मैं एक सपोर्ट लेता हूं, उस सपोर्ट को एक पुली के साथ, एक थ्रेड के साथ जोड़ देता हूं, उस थ्रेड से अगर दो मास को मैं हैंग कर देता हूं M1 एंड M2, तो ये जो रोप है, रोप की कंडीशन होनी चाहिए कि ये नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल मास होना चाहिए, जस्ट लाइक अ सिंपल थ्रेड टाइप। तो इसमें वेट के अपोजिट, इसका वेट हमेशा नीचे को ही रहता है M1G एंड M2G, तो इसके अपोजिट रस्सी में एक फोर्स वर्क करता है इसके अपोजिट। जैसे जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे रखा है तो वेट के अपोजिट लगती थी नॉर्मल रिएक्शन R, मगर जब वो रस्सी से लटका हुआ ऑब्जेक्ट है तो वेट तो उसका नीचे को ही रहेगा, है टेंशन, इसे हम कहते हैं टेंशन। It is called a tension force. Tension always work opposite to the weight reaction. Weight of the object downward and tension in the rope can be generated in opposite to the weight. ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी से बताइए, दोबारा बताता हूँ। यस सर, आगे सर एक चीज पूछनी है। सर आपने कहा कि नेग्लिजिबल होना चाहिए मास तो रोप का। हाँ। सर पर जो घर में जैसे झूला जलता है, जो रस्सी डलते हो तो बहुत मोटी होती है, उसका मास भी होता है, और मेनली सब चीज तो उसके ऊपर ही डिपेंड है। मास तो थोड़ा सा ही तो होता है, नीचे नेग्लिजिबल का हो जाएगा फिर उसका मास। नहीं, हमने अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसे नेग्लिजिबल माना है, क्योंकि अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना फिजिक्स के अंदर, वो सब नेग्लिजिबल मास के रिलेटेड क्वेश्चन है क्लास 11th में। फिर IIT और स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे तो ये रोप कुछ मास रखेंगी, वहां पर फिर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11, देन आफ्टर देन वी विल डिस्कस द फर्दर मास। इसीलिए तो मैंने यहाँ लिखा नेग्लिजिबल मास। अगर ये कंडीशन में ना लिखता तो मे बी आपके सामने एक मिस नॉलेज कॉन्सेप्ट में प्रोवाइड कराता, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते इन द फ्यूचर, फिर आप मुझे कहते सर ने तो गलत पढ़ाया था। मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। क्लास 11 में पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं वो नेग्लिजिबल मास रोप के लिए पढ़ते हैं। अगर इस रस्सी में मास हम कंसीडर कर लें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाऊंगा ना आपको इसके रिगार्डिंग, उसमें जरा सा चेंज होता है, फिर वो क्वेश्चन IIT JEE मेंस नीट के लिए तैयार हो जाता है। तो वो बातें बाद में, अभी बेसिकली बात करें। तो पहले आप यहाँ समझिए, जब किसी रस्सी से कोई वेट ऑब्जेक्ट लटके हुए होते हैं तो वेट हमेशा डाउनवर्ड एंड उस रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है अपोजिट टू द वेट रिएक्शन। मास होगा तो उसकी कहानी कुछ और है, जरा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, बट पहले बेसिक को समझेंगे देन वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? रेस्पॉन्स? नो सर। हाँ, बस मुझे जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स दे दो। 10 मिनट्स के अंदर ना हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो, सॉरी जूम मीटिंग है, वो एंड हो जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट दोबारा से ऐड होना है जल्दी से सभी को, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझाना है आपको। नंबर 4 जो हम बात करेंगे बच्चों, नंबर 4 है एक स्प्रिंग फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है हमारा? स्प्रिंग फोर्स। लिसन, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये एक सपोर्ट है, सरफेस है ऐसी कोई इस तरह, उस सरफेस से एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया जाए और एक एंड पे हमने मास ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया, एक एंड पे हमने मास ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा इस मास ऑब्जेक्ट को पकड़ के आगे खिसकाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इस पे फोर्स लगाते हैं
एंड ये मास ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से यहाँ पर आ जाएगा। तो आप फील करिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पे फोकस कम करें, फील करें। फिजिक्स इज अ फीलिंग, फीलिंग करोगे अच्छे से समझ में आएगा, रटने की कोशिश करोगे तो रटते ही रह जाओगे, और रटोगे तो फिर फिजिक्स कोई समझ में नहीं आने वाली। तो मैंने ये कहा ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x। तो जैसे ही ये फोर्स आपने इस पे लगाया हुआ है और आप इसे छोड़ दोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ये पीछे को खिंच जाएगा। जो स्प्रिंग फोर्स अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तो जो स्प्रिंग फोर्स है Fs, वो हमेशा फॉरवर्ड जो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप जितना इसे आगे खिसकाओगे फोर्स की वैल्यू उसी के हिसाब से, इस फोर्स की वैल्यू उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। प्रोपोर्शनल साइन अगर मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाएगा k, और क्योंकि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं माइनस साइन को प्लेस कर दूंगा, क्योंकि ओरिजिन से राइट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट होती है पॉजिटिव, और जब पीछे को कोई चीज जाती है तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट चलता है। और जो स्प्रिंग फोर्स है जब इसे पीछे को खींचेगा तो जितना आपने इसे आगे खिसकाया है फिर वो उसे उसी पोजीशन पे वापस ले आता है। आपने कभी ध्यान दिया हो स्प्रिंग को अगर आप एक लिमिटेड वे में खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो वो ओसिलेशन करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। तो उसी कहानी को यहाँ पर इस रिएक्शन से दिखाया जाता है कि स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट आप उसे देते हो वो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिहेव करता है। जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो फिर वो आपका के कांस्टेंट ऐड हो जाता है, और ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये एक्सटर्नल फोर्स है जो मैंने या आपने लगाया है, और ये स्प्रिंग फोर्स है जो नेचुरली बना है स्प्रिंग के अंदर, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया है वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, जिसका जो हम रिप्रेजेंटेशन है माइनस के एक्स से देते हैं। इसे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे मैंने केवल आपको फंडामेंटल समझाने की बात की है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। बोलिए बच्चों। हेलो बच्चों, साउंड आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों आपके मन में तो मुझसे पूछ सकते हैं। No, sir. कोई भी क्वेश्चन है किसी तरीके से, सो यू कैन आस्क मी फ्रीली, आप मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। सर एक क्वेश्चन है पर वो 2.5 मिनट में हो नहीं पाएगा, लंबा क्वेश्चन है तो अगली बार पूछूंगा। हाँ अभी पहले इस कॉन्सेप्ट को, हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ जब दोबारा ज्वाइन करेंगे ना जब पूछूंगा।